ऑनलाइन स्टूडेंट्स ऑडियो चेक कर लेना। उज्जवल चेक करो ऑडियो। ठीक है सर, चलो स्टार्ट करेंगे, है ना। हम लोग पिछले क्लास में यहाँ तक पढ़े थे, एक लास्ट तक पढ़ लिए थे पूरा ही। थोड़ा बीच का एक हम छोड़ रखे थे, जो ऐसे तो बहुत ज़्यादा थ्योरी है इसमें, कोई बहुत ज़्यादा समझाने का चीज़ है नहीं। कि कंपनी कैसे फॉर्म होता है, ठीक है, और कैसे रजिस्टर करते हैं उसको, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा नहीं है, कितना देखते हैं उसको। 8 9 का हाफ तक है ना। उसमें से ये तो होमवर्क किया है कंफर्म है। इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन, इसको लिख ही लेना, ये होमवर्क है। इसमें 5 तो केस स्टडी है जो हमको पढ़ के आना है। सबका नाम दिया हुआ देखो, 1 2 3 4, 4 है। ये केस स्टडी पढ़ के आना है हमको, ठीक है। उसके अलावा बाकी हम लोग रीड करेंगे फटाफट से, देखना। यहाँ से आज खत्म कंप्लीट करेंगे, ठीक है। देखना, मोड ऑफ रजिस्ट्रेशन और इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी, कंपनी कैसे फॉर्म होता है, ठीक है। और सबसे पहला ही कौन फॉर्म करता है उसको बोलते हैं प्रमोटर्स, ठीक है। तो हु आर कॉल्ड एज द प्रमोटर्स ऑफ द कंपनी। देखना, द कंपनीज एक्ट 2013 defines the term promoters under section 2 subsection 69, which means a person who has been named as such in the prospectus or is defined by the company in the annual return referred in section 92, ठीक है। तो दो चीज है। सबसे पहला बोल रहा है कि जिसका नाम लिखा हुआ है वो व्यक्ति प्रोस्पेक्टस में जिसका नाम है वो प्रमोटर है। प्रोस्पेक्टस मतलब याद है, जिससे कंपनी एडवर्टाइजमेंट निकालता है शेयर्स सब्सक्राइब करो बोल के, ठीक है। तो बेसिकली जिसका नाम प्रमोटर के नाम पर दिया हुआ है, दैट पर्सन इज अ प्रमोटर। या तो प्रोस्पेक्टस में, या तो एक और डॉक्यूमेंट होता है उसका नाम है एनुअल रिटर्न, ठीक है। तो बेसिकली जो डॉक्यूमेंट्स है अगर उसमें नाम लिखा हुआ है एज अ प्रमोटर, देन वो व्यक्ति को प्रमोटर बोलेंगे। दूसरा, हु हैज कंट्रोल, जिसका कंट्रोल है कंपनी के ऊपर, हु हैज कंट्रोल ओवर द अफेयर्स ऑफ द कंपनी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, वेदर एज अ शेयर होल्डर, डायरेक्टर और अदरवाइज। वो कुछ भी हो सकता है, चाहे वो डायरेक्टर हो, शेयर होल्डर हो या कुछ भी हो, जिसके जिसके पास कंपनी का ओवरऑल सारा कंट्रोल है, ठीक है। इन अकॉर्डेंस विथ हुज एडवाइस डायरेक्टर्स और इंस्ट्रक्शंस ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी अकमस्टेड टू एक्ट, मतलब जिसके एडवाइस के हिसाब से सब कोई काम करते हैं, ठीक है। नहीं, तीनों नहीं, और लिखा है देखो, और लिखा है ना। हाँ, कंपनी का स्टार्टिंग में वो नहीं था तब भी वो प्रमोटर कहला सकता है, ठीक है। तो प्रमोटर ऐसे बेसिकली हम जो समझते हैं वो ये कि जो कंपनी स्टार्ट किया है, ठीक है। ऐसे नॉर्मल लैंग्वेज में द पर्सन हु स्टार्टेड द कंपनी इज बेसिकली नोन एज द प्रमोटर ऑफ द कंपनी, जिसका बेसिक आइडिया है कंपनी फॉर्मेशन का। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है, एक्ट के हिसाब से, एक्ट के हिसाब से जिसका नाम डॉक्यूमेंट में दिया हुआ है या फिर जिसका कंट्रोल है या जिसके एडवाइस के हिसाब से सब कोई काम करते हैं, ठीक है। इन सिंपल वर्ड्स वी कैन से दैट पर्सन हु फॉर्म द कंपनी आर नोन एज प्रमोटर्स। बेसिकली अगर क्रक्स में बोले तो जो कंपनी बनाया है दैट पर्सन इज बेसिकली नोन एज प्रमोटर्स, ठीक है। यही हम समझते भी है नॉर्मल लैंग्वेज में, प्रमोटर का मतलब पर्सन हु स्टार्टेड द कंपनी, ठीक है। It is they who conceived the idea of forming the company. They take all necessary steps for its registration. It should however be noted that, ये बाद में देखते हैं हम लोग, पहले इतना क्या है, जिसका बेसिक आइडिया है कंपनी बनाने का, जो कि सारा काम किया है कंपनी का रजिस्ट्रेशन का। बेसिकली जो कंपनी स्टार्ट किया है दैट पर्सन इज नोन एज द प्रमोटर, जिसका बिजनेस आइडिया है, जो सारा चीज किया है कंपनी के फॉर्मेशन के लिए, दैट पर्सन इज बेसिकली द प्रमोटर, ठीक है। लेकिन एकस्टम का मतलब होता है जिसके हिसाब से लोग काम कर, एकस्टम टू एक्ट मतलब इसके हिसाब से लोग काम करते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा है, इट शुड बी हाउएवर बी नोटेड दैट persons acting in professional capacity, that is
solicitors, bankers, accountants are not regarded as promoters. इसका मतलब है जैसे आज मुझे कंपनी अपना अकाउंटेंट रखा या अपना चार्टर्ड अकाउंटेंट मुझे अपॉइंट किया, अब मैं जो एडवाइस दे रहा हूँ कंपनी उसके हिसाब से ऑपरेट कर रहा है, क्योंकि मुझे वो लोग मानते हैं कि हाँ अकाउंट्स का नॉलेज बहुत है, तो मैं जो नॉलेज तुम जो बता रहा हूँ उसके हिसाब से वो लोग काम कर रहे हैं, बट आई एम नॉट द प्रमोटर ऑफ द कंपनी। समझ में आ रहा है? तो पहले बोल जाएगी जिसके एडवाइस के हिसाब से सब कोई काम करेंगे वो व्यक्ति प्रमोटर हो जाएगा। तो मैं अगर वहां का सीईओ मेरे एडवाइस के हिसाब से वहां काम हो रहा है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि आई एम द प्रमोटर ऑफ दैट कंपनी। तो बोलता है कि पर्सन एक्टिंग इन प्रोफेशनल कैपेसिटी, जैसे कि एक लॉयर, एक बैंकर, एक अकाउंटेंट, ठीक है, ये लोगों के एडवाइस से भले कंपनी काम कर रहा है, बट ये लोगों को हम प्रमोटर्स नहीं बोलेंगे। समझ में आ रहा है? अगर ऐसे बोलने लग गए तो फिर एक सीए तो सारी कंपनी का प्रमोटर हो जाएगा, क्योंकि सारे जितने भी कंपनी का फाइल है उसके पास सबको एडवाइस दे रहा है वो, और एडवाइस के हिसाब सबको ही काम कर रहे हैं, तो एवरी कंपनी में वो सीए प्रमोटर बन जाएगा ऐसे करने से। तो यहाँ बोलेंगे पर्सन एक्टिंग इन प्रोफेशनल कैपेसिटी, उस व्यक्ति को हम प्रमोटर नहीं बोलेंगे, भले ही उसके एडवाइस से सारा काम वहां पर हो रहा हो। ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट, इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी। ये बेसिकली स्टेप्स है, क्या चीज के बाद हम लोगों को क्या चीज करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू फॉर्म अ कंपनी। ठीक है, तो हमको थोड़ा सा इसमें लर्न भी करना पड़ेगा क्या चीज के बाद क्या चीज है, और कुछ डॉक्यूमेंट्स का लिस्ट भी होगा, वो डॉक्यूमेंट भी क्या क्या है वो भी लर्न करना पड़ेगा। तो बेसिकली यहाँ पर समझने वाला पार्ट बहुत कम है, इसलिए हम बाद में भी पढ़ रहे हैं। इसमें खाली लर्न करने वाला चीज है कि क्या चीज के बाद क्या होगा और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स या क्या क्या फॉर्मेलिटीज हमको पूरा करना है। इनकॉर्पोरेशन का मतलब होता है कंपनी फॉर्म करना। तो फॉर्म करने के लिए हमको क्या क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, फिर क्या करना है, फिर क्या करना है, ये प्रोसेस स्टेप्स दिया हुआ है बेसिकली। ठीक है, देखना सेक्शन 7 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 प्रोवाइड्स फॉर द प्रोसीजर टू बी फॉलोड फॉर इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी। सबसे पहला स्टेप है फाइलिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट्स एंड इंफॉर्मेशन विद द रजिस्ट्रार। सारा डॉक्यूमेंट और सारा इंफॉर्मेशन हम लोग आरओसी, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं रजिस्ट्रार, उसको हम लोग सारा डॉक्यूमेंट्स और सारा इंफॉर्मेशन सबमिट करेंगे। अब यहाँ लिस्ट दिया हुआ है क्या क्या डॉक्यूमेंट और क्या क्या इंफॉर्मेशन हमको सबमिट करना है। ठीक है, देखना द रजिस्ट्रेशन ऑफ अ कंपनी, following documents and informations are required to be filed with the registrar, within whose jurisdiction registered office of the company is proposed to be situated। इसका मतलब क्या है, जौन से एरिया में तुम्हारा रजिस्टर्ड ऑफिस है उस एरिया के रजिस्ट्रार के पास हमको सारा डॉक्यूमेंट सबमिट करना है। जैसे आज हम बरगढ़ में अगर एक कंपनी फॉर्म करते हैं जिसका रजिस्टर्ड ऑफिस बरगढ़ है, तो हमको उड़ीसा के आरओसी में सारा डॉक्यूमेंट सबमिट करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? अगर कोई रायपुर में उसका रजिस्टर्ड ऑफिस रायपुर है तो उसको छत्तीसगढ़ आरओसी में सारा डॉक्यूमेंट सबमिट करना है। तो वही बोल रहा है कि उस आरओसी में डॉक्यूमेंट सबमिट करना है जिसके जुरिडिक्शन के अंदर तुम फॉल करते हो, मतलब जिसके एरिया के अंदर तुम फॉल करते हो, मतलब जो डिस्ट्रिक्ट में हो वो जो स्टेट के अंदर आता है वो स्टेट के आरओसी के पास हम डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे। क्लियर है? जुरिडिक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज आज जैसे कंपनी है, लेट्स से जुरिडिक्शन इज मुंबई, मुंबई में उसका जुरिडिक्शन फॉल करता है, तो महाराष्ट्र आरओसी में वो अपने डॉक्यूमेंट सारा सबमिट किया है। जैसे कोई भी बड़ी कंपनी, नेस्ले ले लो, ठीक है, नेस्ले का महाराष्ट्र आरओसी है। ठीक है, आज अगर तुम नेस्ले का कोई प्रोडक्ट्स खरीदते हो और तुमको कोई प्रॉब्लम है उसमें, या तुम नेस्ले के खिलाफ केस फाइल करना चाहते हो, तो डेट केस कैन ओनली बी फाइल्ड इन द महाराष्ट्र हाई कोर्ट। खाली महाराष्ट्र हाई कोर्ट में ही वो केस फाइल हो सकता है और कोई भी स्टेट के हाई कोर्ट में वो केस फाइल नहीं हो सकता। इसका मतलब कंपनी जिस जुरिडिक्शन में फॉल करता है, जिसको भी प्रॉब्लम है, वो उसी जुरिडिक्शन में आकर कंपनी के खिलाफ केस फाइल करेगा। ठीक है, अगर तुम उड़ीसा में केस फाइल कर दोगे तो महाराष्ट्र का कंपनी उड़ीसा में केस लड़ना उसको बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि उड़ीसा में उसके लॉयर्स नहीं है, उसका कुछ है ही नहीं, नेटवर्किंग नहीं है, तो उसको वहां पे केस फाइट करना बहुत डिफिकल्ट होगा।
प्लस बहुत एक्सपेंसिव भी हो जाएगा कंपनी के लिए उड़ीसा में आकर केस लड़ना। इसीलिए लॉ बना दिया है कि जिसके आरओसी के अंदर तुम फॉल करते हो, जहां पर तुम्हारा रजिस्टर्ड ऑफिस है, वही तुम्हारा जुरिडिक्शन है, और उसी कोर्ट के अंदर ही तुम केस फाइल कर सकते हो, और तुम्हारे खिलाफ भी कोई केस फाइल करना चाहता है तो उसी कोर्ट में वो केस फाइल करेगा। क्लियर है? तो कोई बरगढ़ का कंपनी है, कोई दिल्ली में सामान खरीदा है, तो भी वो दिल्ली में केस फाइल नहीं कर सकता, वो बरगढ़ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या फिर उड़ीसा हाई कोर्ट के अंदर केस फाइल करेगा। जो नहीं, जो कंपनी केस फाइल कर रहा है, अब दो कंपनी के बीच में भी एक कंपनी दूसरे कंपनी के खिलाफ कर रहा होगा ना केस फाइल, तो जो कंपनी के खिलाफ केस फाइल हो रहा है उसके जुरिडिक्शन के अंदर वो फाइल होगा। तो सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएगा कभी भी। सुप्रीम कोर्ट तो तभी जाता है जब हाई कोर्ट में हम हार जाते हैं या हम हाई कोर्ट के फैसले से सेटिस्फाइड नहीं है, तो हम जाकर सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। बस करेक्ट है ना। नेक्स्ट, कंपनी अपने जुरिडिक्शन में ही करेगा, कंपनी भी खिलाफ नहीं कर रहा तो, और अगर किसी कंपनी के खिलाफ कर रहा है तो जिस कंपनी के खिलाफ कर रहा है उसके जुरिडिक्शन में करेगा उसको। देखना नेक्स्ट क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हमको सबमिट करना है। सबसे पहला बेसिक डॉक्यूमेंट, द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। ठीक है। दूसरा, a declaration by a person who is engaged in the formation of the company, या तो जो कंपनी बनाया है, कोई एडवोकेट, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, कोई भी, एंड बाय अ पर्सन नेम इन द आर्टिकल, जैसे कि डायरेक्टर, मैनेजर, सेक्रेटरी, that all the requirements of the act have been complied with। एक डिक्लेरेशन देना है, बेसिकली एक लिख कर देना है सीए से या फिर तुम्हारा कोई भी प्रोफेशनल से कि सारा का सारा रिक्वायरमेंट्स जो भी कंपनी बनाने के लिए पूरा करना पड़ता है, हम वो सारा रिक्वायरमेंट्स पूरा कर लिए हैं, ये डिक्लेरेशन देना है हमको। ठीक है। थर्ड, अभी तो कंपनी बन रहा है, बना नहीं है, तो अभी रजिस्टर्ड ऑफिस है नहीं, तो क्या बोला है, द एड्रेस फॉर कॉरस्पॉन्डेंस टिल द रजिस्टर्ड ऑफिस इज एस्टैब्लिश्ड। मतलब जब तक रजिस्टर्ड ऑफिस एस्टैब्लिश नहीं हो जाता तब तक कहाँ कम्युनिकेट करना है, उसका एक टेम्परेरी एड्रेस देना पड़ेगा। ठीक है। फोर्थ, द पर्टिकुलर्स नेम इंक्लूडिंग सरनेम, फैमिली नेम्स, रेसिडेंशियल एड्रेस, नेशनैलिटी ऑफ एवरी सब्सक्राइबर, सब्सक्राइबर मतलब मेंबर्स, ठीक है, टू द मेमोरेंडम along with proof of identity in case of subscriber being a body corporate। ठीक है। तो बेसिकली जो भी कंपनी का मेंबर बन रहा है उसका हमको सारा का सारा डिटेल्स देना है। वो नेचुरल पर्सन भी हो सकता है या कोई कंपनी भी हो सकता है, जैसे कि कोई आर्टिफिशियल पर्सन भी हो सकता है। कंपनी भी दूसरी कंपनी में शेयर्स तो खरीद ही सकता है ना, तो यहाँ एक कंपनी का मेंबर या तो कोई नेचुरल पर्सन हो सकता है या कोई दूसरा कंपनी भी हो सकता है, पहले कंपनी का मेंबर। होल्डिंग सब्सिडरी, एक कंपनी दूसरे कंपनी 51% शेयर होल्ड करता तो होल्डिंग सब्सिडरी हुआ ना, वैसे ही है ये। ठीक है। एंड लास्ट वन, द पर्टिकुलर्स नेम इंक्लूडिंग सर नेम, फैमिली नेम्स, DIN होता है डायरेक्टर्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। ठीक है। रेसिडेंशियल एड्रेस, नेशनैलिटी ऑफ द पर्सन मेंशन इन द नेम एज सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम एंड सच अदर पर्टिकुलर्स इंक्लूडिंग प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी एज मे बी प्रेस्क्राइब। तो बोले कि जो भी कंपनी का सब्सक्राइबर है या जो भी कंपनी का डायरेक्टर है, बेसिकली उसका सारा का सारा डॉक्यूमेंट्स हमको सबमिट करना है। ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप हो गया हमको डॉक्यूमेंट सबमिट करना। क्या क्या? सबसे पहला मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। दूसरा, एक डिक्लेरेशन कि सारा रिक्वायरमेंट्स जो भी पूरा करना था सब पूरा हो चुका है। तीसरा, एक टेम्पररी एड्रेस। चौथा, सारे सब्सक्राइबर और सारे डायरेक्टर। चौथा पांचवा, सारे सब्सक्राइबर सारे डायरेक्टर्स का पूरा प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, नाम, सरनेम, रेसिडेंशियल एड्रेस, हर एक चीज यहाँ पर हमको सबमिट करना है। ठीक है। तो बेसिकली इतना डॉक्यूमेंट्स हम एक कर लिए और जाकर हम रजिस्ट्रार के पास सबमिट कर दिए। ठीक है। फिर उसके बाद क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप, अब रजिस्ट्रार क्या करेगा, सारा डॉक्यूमेंट्स अगर ठीक रहेगा तुमको क्या इशू करेगा, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। इसका मतलब कंपनी बन गया।
ठीक है, देखना, द रजिस्ट्रार ऑन द बेसिस ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड इंफॉर्मेशन फाइल्ड shall register all the documents and informations in the register and issue a, सारा डॉक्यूमेंट अगर सही रहेगा तो एक सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू कर देगा। ठीक है, दो होता है, एक होता है सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, एक होता है सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट। ठीक है, इनकॉर्पोरेशन का मतलब होता है कंपनी फॉर्म हो गया, कमेंसमेंट का मतलब होता है वो बिजनेस स्टार्ट कर सकता है। तो अभी कंपनी फॉर्म हुआ है लेकिन कंपनी अभी बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकता, उसके लिए क्या चाहिए, सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। ठीक है, नेक्स्ट, इशू सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इन द प्रेस्क्राइब फॉर्म टू द इफेक्ट दैट द प्रपोज्ड कंपनी इज इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट। ठीक है, कंपनी बन गया है और रजिस्ट्रार एक सर्टिफिकेट दे दिया है, उसका नाम है सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। ठीक है, ध्यान नहीं रहा मुझे वरना दिखाता तुमको एक ऐसा दिखता है, ऑफिस में है बहुत सारा लाकर। ठीक है, नेक्स्ट, हाँ नहीं ये आ जाता है साथ ही साथ, 3 दिन में आ जाता है। नेक्स्ट, थर्ड, अलॉटमेंट ऑफ CIN, कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर। ठीक है, हर एक कंपनी का एक CIN होता है, उसको बोलते हैं कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर। जैसे हम लोग का यूनिक आधार कार्ड है, जैसे हर का अलग आधार कार्ड है, हर का नंबर यूनिक है, अलग है पूरा, वैसे ही हर एक कंपनी का एक CIN नंबर होता है, वो हर एक कंपनी का अलग अलग होता है। ठीक है, हम कोई भी कंपनी का CIN नंबर बड़े आसानी से सर्च कर सकते हैं। ठीक है, तुम चाहो तो रिलायंस का CIN सर्च करना चाहते हो, तुम गूगल में लिखोगे रिलायंस इंडस्ट्रीज CIN, आ जाएगा CIN नंबर, इतना कॉमन है CIN नंबर। ठीक है, ऑन एंड फ्रॉम द डेट मेंशन इन द सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन द रजिस्ट्रार सेल अलॉट, एक नंबर अलॉट होगा टू द कंपनी अ कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर, शॉर्ट फॉर्म CIN, which shall be distinct identity for the company, which shall also be included in the certificate। इसमें भी लिखा हुआ होगा। ठीक है, इनकॉर्पोरेशन। नेक्स्ट, maintenance of copies of all documents and informations, the company shall maintain and preserve at the registered office copies of all documents and informations as originally filed till the dissolution under this act। ठीक है, इसमें कोई ऐसे खास पॉइंट नहीं है, ऐसे ही बोल रहा है कि जितना भी डॉक्यूमेंट्स तुम रजिस्ट्रार के पास सबमिट किए हो, वो सारा का सारा डॉक्यूमेंट का एक कॉपी, ओरिजिनली जो कॉपी हम फाइल किए हैं उसका एक कॉपी हमको ROC में यहाँ पर रखना है, रजिस्टर्ड ऑफिस में। क्यों रखते हैं, ताकि कोई भी कभी भी अगर उसको चेक करना चाहता है तो वो हम लोग कभी भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, फर्निशिंग ऑफ फॉल्स और इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन और सप्रेशन ऑफ मटेरियल फैक्ट एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन। कोई गलत डॉक्यूमेंट्स देकर तुम कंपनी फॉर्म किए हो, या फिर कोई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो तुम छुपाए हो, सप्रेशन मतलब सप्रेस करना, मतलब दबा देना, छुपा लेना। ठीक है, कोई मटेरियल चीज, कोई इंपॉर्टेंट चीज तुम सप्रेस किए हो, मतलब छुपाए हो। ठीक है, तो क्या होगा, इफ एनी पर्सन फर्निशेस एनी फॉल्स और इनकरेक्ट पर्टिकुलर्स ऑफ एनी इंफॉर्मेशंस or suppress any material informations of which he is aware in any of the documents filed with the registrar in relation to the registration of company, he shall be liable for action for fraud under section 447। ये माना जाएगा कि वो फ्रॉड किया है गवर्नमेंट के साथ, और फ्रॉड का जो सजा होता है वो सजा उसको मिलेगा। ठीक है, तो बेसिकली इसीलिए लिखा है कि ताकि कोई ऐसा डॉक्यूमेंट्स सबमिट ना करे जो कि फॉल्स हो, इनकरेक्ट हो, या फिर कोई ऐसा बात ना छुपाए जो कि बहुत ज्यादा मटेरियल है। ठीक है, नेक्स्ट, कंपनी अगर बन गया है गलत इंफॉर्मेशन से तो क्या होगा, कंपनी का क्या होगा, पहले पता नहीं चला गलत इंफॉर्मेशन दी हो, कंपनी फॉर्म हो गया, अब बाद में पता चला ये गलत इंफॉर्मेशन था, तो क्या होगा फिर। ठीक है, कंपनी ऑलरेडी इनकॉर्पोरेटेड by furnishing any false or incorrect informations or representations or by suppressing any material fact, where at the time after incorporation of a company
इट इज प्रूव दैट, बाद में प्रूफ हो पाया that the company has got incorporated by furnishing any false or incorrect informations or suppression or representation or by suppressing any material fact or information in any of the documents or declaration filed or made for incorporating such company or by any fraudulent action। कि कुछ भी हुआ, या तो गलत डॉक्यूमेंट फाइल हुआ है या कोई भी प्रमोटर या डायरेक्टर्स अगर कोई भी प्रकार का फ्रॉड किए हैं, देन द पर्सन नेम्ड एट द फर्स्ट डायरेक्टर ऑफ द कंपनी एंड द पर्सन मेकिंग डिक्लेरेशंस। डिक्लेरेशन कौन सा हुआ ये वाला, ये सीए लोग का बोल रहा है, ठीक है, सेकेंड पॉइंट वाला, ठीक है। पर्सन मेकिंग सच डिक्लेरेशन अंडर द एक्ट shall each be liable for fraud under section 447। तो सिंपल सा बात है, कंपनी का जो डायरेक्टर और वो व्यक्ति जो डिक्लेरेशन दिया है वो सब लायबल होंगे किसके लिए? फ्रॉड के लिए, ठीक है। जैसे तुम भी सीए हो, तुम भी लिख कर दे दिए कि हाँ डिक्लेरेशन दे दी, कंपनी सारा रिक्वायरमेंट्स पूरा कर दिया है और हम उसके हिसाब से वो डिक्लेरेशन को आरओसी के पास दे दिए, और बाद में अगर प्रूफ हो जाता है कि डिक्लेरेशन गलत है, बहुत सारे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन छुपाया गया है, या फिर कुछ ऐसा बात लिखा हुआ है जो कि इनकरेक्ट है इसमें, तो फिर द चार्टर्ड अकाउंटेंट विल आल्सो बी लायबल फॉर फ्रॉड, ठीक है, वो भी लायबल होगा फ्रॉड के लिए, ठीक है। इसलिए हमारा सिग्नेचर थोड़ा वैल्यूएबल है ना। द सिग्नेचर इज वेरी वेरी वैल्यूएबल, बहुत वैल्यूएबल है। बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट वी हैव टू रियलाइज दैट कि वो सिग्नेचर का वैल्यू बहुत हाई है, ठीक है। एक नॉर्मल सा डॉक्यूमेंट जो भी है अगर हम साइन कर देते तो गवर्नमेंट मानता है कि हाँ ये सब कुछ सही है। सिग्नेचर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सील तो क्या कभी कोई बनवा भी देते हैं, कभी कभी बाई चांस छुपा, मतलब सेम है ना, ठीक है। तो सिग्नेचर इटसेल्फ वेरी इंपॉर्टेंट। प्लस आजकल क्या होता है, फिजिकली जब सिग्नेचर्स होते हैं तो फ्रॉड होने का चांसेस बहुत हाई है, क्योंकि एक तो सील हम किसी से भी बनवा सकते हैं, प्लस साइन भी हम पूरा नहीं तो 80-90% कॉपी भी कर पाएंगे आराम से, है ना। तो इसीलिए आजकल जो है फिजिकल सिग्नेचर नहीं होता है, आजकल डिजिटल सिग्नेचर होता है। द कॉन्सेप्ट ऑफ डीएससी हैज अराइव्ड, सुने हो डीएससी? करेक्ट, डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट। तो अब साइन करने का मतलब ये नहीं होता है सीए में कि तुम पेन से साइन कर रहे हो, दैट इज नॉट अ सिग्नेचर, ठीक है। सिग्नेचर बोलने से अब एक पेन ड्राइव होता है, और पेन ड्राइव को तुम डिजिटली साइन करोगे। पेन ड्राइव में एक फाइल होता है, उस फाइल को ब्राउज करके डिजिटल एक पासवर्ड होगा, पासवर्ड तुम पुट करोगे तो डिजिटली साइन हो जाएगा, तो उसको अब साइंड माना जाएगा। पेपर में साइन नहीं होता है, तुम्हारा जो सिग्नेचर है उसके हिसाब से डीएससी बनता है, ठीक है। अब वहां पर जब तुम डॉक्यूमेंट्स को ऑनलाइन जब साइन करना है, वहां पे ब्राउज बोल के आएगा, जैसे हम लोग, हाँ, तो वो ब्राउज करेंगे हम लोग, वो फाइल को सिलेक्ट करेंगे, पासवर्ड देंगे, तो क्या होगा, वो सिग्नेचर ऑटोमेटिक वहां पर आ जाएगा सिग्नेचर। तुम लोग ये सब देखे होगे जो सीबीएसई का सर्टिफिकेट आता है, कितना सारा उसमें डिजिटली साइंड होता है। मतलब वहां पे क्या एक एक सर्टिफिकेट को क्या बैठ के सेक्रेटरी साइन थोड़ी कर रहा है, वो क्या होता है वहां पे डायरेक्टली वो डिजिटल सिग्नेचर पुट किया जाता है एक बार, ठीक है। तो आजकल वैसे साइन होने का जमाना गया कि सील लगाए साइन मारे, वो सब बंद हो चुका कब से, और आज से नहीं वो, हाँ, तो आजकल वैसे ही होने लगा। हाँ, वो ऐसे भी लिखा हुआ भी होता है और साइंड भी आता है, दोनों होता है, ठीक है। बारकोड नहीं है, बारकोड अलग चीज, डीएससी में बारकोड नहीं होता, डीएससी में प्रॉपर सिग्नेचर आता है, ठीक है। और ये अभी का बात नहीं है, तुमको अभी पता चल रहा है, ये अराउंड मैं जब पढ़ता था तब से ये चल रहा है, तो मतलब 7-8 ईयर्स तो आराम से हो चुका होगा। जब मैं फाइनल्स में था उससे पहले, मतलब 10 साल हो चुका होगा आए हुए आराम से डिजिटल सिग्नेचर, ठीक है। आजकल वैसे वो सील मार के साइन नहीं मारते हैं, सब वो गया, वो ऐसे ही है, उसका कोई वैल्यू नहीं है। वो एक आध चीज में जो ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट्स है जो कंपनी सबमिट करता है आरओसी के पास, उसमें किसी में भी मैनुअल साइन नहीं होता।
सब में डिजिटल साइन होता है, ऑडिट में भी इवन डिजिटल साइन होता है, मैनुअल साइन नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट छोटा सा एक पॉइंट बचा है, ऑर्डर ऑफ ट्रिब्यूनल। ठीक है, अगर कंपनी बन गया है तो ट्रिब्यूनल मतलब यहाँ पर लिख सकते हैं यहाँ पर नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। ठीक है, ऐसे जरूरत तो नहीं है, मैं ऐसे ही बता रहा हूँ, एनसीएलटी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, एनसीएलटी, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। ठीक है, ठीक है, देखें क्या है इसके अंदर। यहाँ बोल रहा है कि कंपनी फॉर्म हो गया है, तो अब कंपनी का क्या होगा। ऊपर क्या लिखा, कंपनी फॉर्म हो गया है तो डायरेक्टर्स को सजा मिलेगा, जो डिक्लेरेशन दिया है उसको सजा मिलेगा, वो सब तो ठीक है। कंपनी का क्या होगा, व्हाट विल हैपन टू द कंपनी। ठीक है, वो लिखा हुआ है नेक्स्ट पॉइंट में। पहला, where a company has been got incorporated or furnishing false or incorrect information, tribunal can क्या क्या कर सकता है। सबसे पहला, pass such order, ऐसा कोई भी ऑर्डर as it may deem fit, जो उसको ठीक लगे, for regulation for the management of the company including changes if any in the memorandum and articles in public interest or in the interest of the company and its members and creditors। तो बोला कंपनी में कोई भी चेंजेस कर सकता है वो, जो चेंजेस उसको ठीक लगे। कौन से डॉक्यूमेंट में, या तो मेमोरेंडम में या फिर आर्टिकल्स। ठीक है, तो ट्रिब्यूनल को जो ठीक लगे वो चेंजेस वो कर सकता है कंपनी के मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। ठीक है, दूसरा और क्या कर सकता है, सेकंड, डायरेक्ट दैट द लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर्स शैल बी अनलिमिटेड। नॉर्मली तो लिमिटेड होता है लाइबिलिटी, क्योंकि तुम फ्रॉड से कंपनी बनाए हो, तो कंपनी ऑर्डर पास कर सकता है ट्रिब्यूनल कि अब तुम्हारा लाइबिलिटी क्या होगा, अनलिमिटेड। मतलब जितना भी पैसा भरना पड़ेगा, हमको पर्सनल प्रॉपर्टी बेच कर भी पैसा देना पड़ सकता है। समझ में आ रहा है, उसको बोलते हैं अनलिमिटेड। तीसरा, डायरेक्ट रिमूवल ऑफ द नेम ऑफ द कंपनी, सीधा कंपनी का नाम ही हटा देना, कंपनी को बंद भी डायरेक्टली किया जा सकता है। ठीक है, चौथा, पास एन ऑर्डर फॉर द वाइंडिंग अप, कंपनी बंद कर सकता है। ठीक है, दोनों थर्ड पॉइंट ऑलमोस्ट थर्ड फोर्थ सेम है। ठीक है, फिफ्थ, और कुछ भी जो उसको ठीक लगे, पास एनी सच ऑर्डर एज इट मे डीम फिट। ठीक है, तो ट्रिब्यूनल के पास पावर है, कुछ भी चेंजेस कर सकता है, मेंबर्स का लाइबिलिटी अनलिमिटेड कर सकता है, कंपनी को चाहे तो बंद करवा सकता है, या कुछ भी और कर सकता है जो भी उसको ठीक लगे। ठीक है, क्लियर इतना। तो ये बेसिकली है स्टेप्स ऑफ इनकॉर्पोरेशन। सबसे पहले डॉक्यूमेंट सबमिट करना है। ठीक है, डॉक्यूमेंट का लिस्ट है यहाँ पर क्या क्या सबमिट करना है। दूसरा, डॉक्यूमेंट सही रहा तो आ जाएगा COI, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। उसके बाद अलॉट हो जाएगा CIN, कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर। इतना तक ठीक है। अब बाकी, अब कंपनी फॉर्म हो गया, अब अदर पॉइंट्स दिया हुआ है। फोर्थ में बोला सारा डॉक्यूमेंट्स को ठीक से संभाल कर रखना है। पॉइंट नंबर 5 में बोला है कि कुछ अगर गलत इंफॉर्मेशन देते हो तो फ्रॉड माना जाएगा उसको। पॉइंट नंबर 5 में बोला है कि फर्स्ट डायरेक्टर और जो डिक्लेरेशन दिया है वो लोग लायबल होंगे फ्रॉड के लिए। और सातवां में बोला है कि कंपनी का क्या होगा। तो सबसे पहले बोला है कोई भी चेंजेस करके कंपनी को चला सकते हैं हम। दूसरा, मेंबर्स का लाइबिलिटी अनलिमिटेड कर सकते हैं। तीसरा, बंद भी कर सकते हैं डायरेक्टली। या चौथा, कोई और कुछ करना चाहे तो वो भी, वो मतलब फुल पावर है ट्रिब्यूनल के पास। ठीक है, नेक्स्ट, क्या क्या, हाँ वो क्या है ना, वो सब में जरूरी नहीं है। प्राइवेट कंपनी बता देता हूँ, यहाँ लिखा हुआ नहीं है वैसे। सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट जो होता है, मतलब बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, वो जरूरी नहीं है इन केस ऑफ अ प्राइवेट कंपनी। ठीक है, तो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन को ही सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट मान लिया जाता है इन केस ऑफ अ प्राइवेट कंपनी। बट इन केस ऑफ अ पब्लिक कंपनी अलग से सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट मिलता है। ठीक है, तो नॉर्मली तुम ज्यादा तो प्राइवेट कंपनीज देखोगे तो तुमको कभी भी सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट देखने को नहीं मिलेगा। पब्लिक कंपनी में आता है सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट। हाँ, उसको पब्लिक ही माना जाएगा।
है ना, वो एक पॉइंट है वहां पर पढ़े थे, ठीक है। नेक्स्ट एक छोटा सा रिसेंट डेवलपमेंट है, एक ही लाइन का, कुछ है ही नहीं इसमें, देखना। सिंप्लीफाइड प्रोफोर्मा फॉर इनकॉर्पोरेटिंग कंपनी इलेक्ट्रॉनिकली, स्पाइस, ठीक है। हाँ, ये आसानी से बनाने के लिए है ये, ठीक है। ऑनलाइन ही होता है वैसे तो, इनकॉर्पोरेशन ही पूरा ऑनलाइन है, ऑफलाइन तो कुछ है ही नहीं। और नहीं, फिजिकली कहीं नहीं जाना पड़ता, सब कुछ ऑनलाइन हो जाता है, ठीक है। द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, बताया था ये एक दिन, MCA बोला भी, एक वेबसाइट है MC21 वेबसाइट, ये वही है, ठीक है। द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स हैज टेकन वेरियस इनिशिएटिव्स for ease of business. In a step towards easy setting up of business, MC has simplified the process of filing of forms for incorporation through simplified pro forma for incorporating company electronically, ठीक है। पहले क्या होता था, बहुत सारा डॉक्यूमेंट्स फिलअप करना पड़ता था कंपनी बनाने के लिए, ठीक है। अब पर्टिकुलर फॉर्मेट दे दिया है जिसमें बहुत कम इंफॉर्मेशन पूछता है, ठीक है, और वो भी कैसे हो जाता है, फाइल इलेक्ट्रॉनिकली, तो काफ़ी आसानी से हम कंपनी फॉर्म कर सकते हैं। पहले कंपनी फॉर्म करना वॉज अ डिफिकल्ट प्रोसेस, क्योंकि बहुत सारा फिजिकली हमको बहुत बार जाना पड़ता था, और जहाँ पर भी फिजिकली जाना पड़ेगा वो बहुत डिले होगा ही, ठीक है। लेकिन जहाँ पर भी सब कुछ इलेक्ट्रॉनिकली है तो काम अपने आप स्पीड अप हो जाएगा। क्लियर है इतना? इसके बाद हमको एक छोटा सा पॉइंट और पढ़ना है, वो है इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन। चार्ट को केस स्टडी दिया हुआ है, किस चीज के बारे में बताता हूँ, तुमको पढ़ना है लेकिन ये, ठीक है। ये केस स्टडीज है एक सेपरेट लीगल एंटिटी के बारे में, और दूसरा है लिमिटेड लाइबिलिटी। ये दो पॉइंट के बारे में है पूरा का पूरा केस स्टडी। तो बोलता है कि कंपनी फॉर्म होने के बाद व्हाट इज द इफेक्ट। The effect is company becomes a separate legal entity and company members has now a limited liability. क्या होता है separate legal entity? अपना एक अलग existence है, distinct from the members, ठीक है। members और company दोनों अलग अलग है, उसको बोलते हैं separate legal entity। और दूसरा limited liability का मतलब है the liability of the members इज लिमिटेड। अब वो या तो लिमिटेड बाय शेयर्स हो सकता है या वो लिमिटेड बाय गारंटी हो सकता है। याद है? ठीक है, रीड कर लेंगे क्या? थोड़ा सा ही तो है, 4 ही पॉइंट है, ठीक है, कर लेते हैं, रीड खत्म ही होगा, तुम्हारे भरोसे छोड़ने से फिर वो रह जाएगा, है ना। चलो देख लेते हैं। पहला, फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मेंशन इन द सर्टिफिकेट द कंपनी बिकम्स अ लीगल पर्सन। सिर्फ वही बता रहा है, सेपरेट लीगल एंटिटी, लीगल पर्सन सेपरेट फ्रॉम द इनकॉर्पोरेटर्स, मतलब कंपनी अलग है और मेंबर्स अलग हैं, ठीक है। एंड देयर कम्स इनटू एग्जिस्टेंस अ बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द कंपनी एंड इट्स मेंबर एज एविडेंस्ड बाय मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। फिर केस का नाम लिखा है जो कि हमको लर्न नहीं करना है। इट हैज अ परपेचुअल सक्सेशन। याद है परपेचुअल सक्सेशन? कंपनी बंद नहीं होगा, किसी भी मेंबर्स का डेथ हो जाए, वो लोग छोड़कर चले जाएं, नए मेंबर्स आ जाएं, कुछ भी हो जाए, कंपनी विल कंटिन्यू। इट इज क्रिएटेड बाय लॉ, इट कैन बी ओन्ड अप ओनली बाय लॉ, ठीक है, until it dissolved by liquidation or struck out of the registrar। समझ में आ रहा है? तो इसमें कुछ नया बात है थोड़ी, इसमें इतना ही बोल रहा है, कंपनी फॉर्म होते ही इट गेट्स अ सेपरेट लीगल एंटिटी, ये ऊपर वाला पॉइंट, और दूसरा वहां पर एक बोल रहा है इट हैज अ परपेचुअल सक्सेशन। पढ़ा हुआ पॉइंट है दोनों, ठीक है, सारे ही पढ़ा हुआ है वैसे। नेक्स्ट सेकंड, एक और केस है वैसे इसी के बारे में। हाँ हाँ ठीक है, हाँ थर्ड में वो उसके बारे में, होल्डिंग सब्सिडियरी के बारे में पढ़ेंगे। सेकंड, पहला, अ कंपनी ऑन रजिस्ट्रेशन एक्वायर्स अ सेपरेट एक्सिस्टेंस, वही है SLE, एंड द लॉ रिकॉग्नाइजेस इट एज अ लीगल पर्सन सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स मेंबर्स। पता ही है। तो अभी तक पॉइंट नंबर 1 में खाली सेपरेट लीगल एंटिटी, परपेचुअल सक्सेशन, और इसमें भी सेपरेट लीगल एंटिटी। तीसरा में क्या बोला देखना, इट मे बी नोटेड दैट under the provisions of the act
अ कंपनी में परचेज शेयर्स ऑफ अनदर कंपनी एंड दस बिकम अ कंट्रोलिंग कंपनी। होल्डिंग सब्सिडरी, एक कंपनी दूसरे कंपनी का सारा शेयर्स खरीद सकता है और कंट्रोल कर सकता है उसको, मतलब हम होल्डिंग है और सामने वाला क्या है, सब्सिडियरी है। याद है टाइप्स ऑफ कंपनीज ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल, होल्डिंग एंड सब्सिडियरी, तो ये वही बोल रहा है। हाउएवर merely because a company purchase all shares of another company, it will not serve as a means of putting an end to the corporate character of another company and each company is a separate jurisdic entity। तो क्या बोल रहा है, भले ही कंपनी ए जो है, भले ही कंपनी ए जो है कंपनी बी का सारा शेयर्स खरीद लिया है, पूरा 100% शेयर्स खरीद लिया है कंपनी ए कंपनी बी का, तब भी इसका मतलब ये नहीं है कि ये दोनों एक ही हैं। लॉ बोलता है कि अभी भी ये दोनों क्या है, दे बोथ आर सेपरेट। समझ में आ रहा है, यही बोला हुआ है बस कि बोलेगा एक व्यक्ति दूसरे का सारा शेयर खरीद लिया है तो जरूर उसको वो कंट्रोल कर सकता है, बट दैट डज नॉट मीन दैट वो दोनों एक हो गए हैं, वो दोनों अभी भी अलग अलग ही कहलाएंगे। दैट मीन्स बोथ हैज देयर ओन सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस। क्लियर है, इतना ही बोला है उसमें। नहीं नहीं नहीं, एक बार फिर से रीड करो। इट मे बी नोटेड दैट अंडर द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट अ कंपनी, एक कंपनी में परचेज शेयर्स ऑफ अनदर कंपनी, अलग कंपनी का शेयर्स खरीद सकता है, एंड दस बिकमिंग अ कंट्रोलिंग कंपनी, कंट्रोल कर सकता है उसको। इतना समझ में आया, एक कंपनी दूसरे का शेयर्स खरीद कर उसको कंट्रोल कर सकता है। हाउएवर लेकिन, merely क्योंकि because a company purchase all shares of another company, it will not serve as a means of putting an end to the corporate character of another company। इसका मतलब सिर्फ सारा शेयर्स खरीद लिया है, इसका मतलब ये नहीं है कि उसका कॉर्पोरेट कैरेक्टर नहीं बचा, उसका अपना कॉर्पोरेट कैरेक्टर अभी भी है और हमारा अपना कॉर्पोरेट कैरेक्टर है, मतलब हम अलग हैं और वो अलग है। ठीक है, एंड ईच कंपनी इज अ सेपरेट ज्यूरिस्डिक एंटिटी, दोनों अलग अलग ही रहेंगे। क्लियर है, इसका मतलब मैं उसका 100% शेयर्स खरीद रखा हूं, फिर भी लॉ के नजरिए में हम अलग हैं और वो कंपनी अलग है। क्लियर, नेक्स्ट। तो लॉ में ऐसे ही, मतलब लॉ इसीलिए थोड़ा सिंप्लीफाइड करने का जरूरी है क्योंकि उसके लैंग्वेज को ठीक से नहीं पढ़ने से उसका मतलब ठीक से समझ में आएगा नहीं, है ना। नेक्स्ट, लास्ट वन वैसा ही है, ये इसके बारे में अगर सारा शेयर्स गवर्नमेंट रखा है, इसका मतलब ये नहीं है कि गवर्नमेंट का चेला बन गया कंपनी, अभी भी कंपनी अलग है और गवर्नमेंट अलग है। ठीक है, इसका मतलब कोई भी खरीद ले, कंपनी अलग ही है और वो व्यक्ति अलग ही, हाँ कंपनी से अलग है पब्लिक सेक्टर। as has been stated above, the law recognizes such a company as juristic person separate and distinct from the members. The mere fact that the entire share capital has been contributed by central government, ठीक है, सारा शेयर गवर्नमेंट का है, ठीक है, एंड ऑल इट्स शेयर्स आर हेल्ड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के नाम पर है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के नाम पर है मतलब क्या, प्रेसिडेंट के नाम पर, तो उसको बोलते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट के नाम पर है। ठीक है, एंड अदर ऑफिसर्स इन द सेंट्रल गवर्नमेंट डज नॉट मेक एनी डिफरेंस इन द पोजीशन ऑफ द रजिस्टर्ड कंपनी एंड इट डज नॉट मेक अ कंपनी एन एजेंट ईदर ऑफ द प्रेसिडेंट और द सेंट्रल गवर्नमेंट। भले ही सारा का सारा शेयर्स सेंट्रल गवर्नमेंट का हो, भले ही सारा शेयर्स प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होल्ड करता हो, लेकिन फिर भी कंपनी अभी भी अलग है और गवर्नमेंट अलग है। कंपनी गवर्नमेंट का एजेंट नहीं है, मतलब उसका चेला नहीं है, उसका नौकर नहीं है, अभी भी गवर्नमेंट अलग है और कंपनी अलग है। दैट मीन्स पूरा का पूरा केस लॉ किसके बारे में है, एसएलई के बारे में, सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस। और बोलता है कुछ भी हो जाए, कंपनी लॉ में कुछ भी हो जाए, भले ही सारा शेयर एक कंपनी होल्ड करता है, भले ही सारा शेयर गवर्नमेंट होल्ड करता है, कुछ भी हो जाए, दोनों अलग अलग ही रहेंगे हमेशा, ये हमेशा वैलिड होगा सेपरेट लीगल एंटिटी। क्लियर है, चार्टो केस है, हाँ सबका नाम लिखा हुआ है ना, देखो केस लॉ के ऊपर आया है, ये केस लॉस का डिसीजन है सारा।
हैवी इलेक्ट्रिकल यूनियन वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। तो ये यहाँ गवर्नमेंट क्या हुआ था, बिहार का गवर्नमेंट था और कंपनी था हैवी इलेक्ट्रिकल्स। ठीक है, ऐसे कर करके एक एक केस है। केस का नाम हमको लर्न नहीं करना है। ठीक है, कंप्लीट है चैप्टर, इतना ही है इसमें, बाकी फिर नेक्स्ट क्लास में नया स्टार्ट करेंगे। ठीक है ऑनलाइन वाले।